नमस्कार, पीवी स्टडी चैनल में मैं पूजा भारतीय। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉमर्स में लेखांकन की अवधारणा। लेखांकन के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। लेखांकन क्या है, इसकी क्या परिभाषाएं हैं, इसकी क्या सिद्धांत हैं, इसके ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। उन सब का लिंक, वीडियो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। इसके साथ ही पुस्तक पालन क्या है, इसके बारे में आप देख सकते हो। आज हम पढ़ेंगे इसकी अवधारणाओं के बारे में, यानी कि लेखांकन की अवधारणाएं, कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग, इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, इसकी अवधारणाएं हैं, लेखांकन की अवधारणाएं हैं, ये क्या होती हैं? ये कुछ युक्तियां हैं, कुछ शर्तें हैं, कुछ मान्यताएं हैं जिनके आधार पर हम लेखे करते हैं। कौन कौन सी हैं ये मान्यताएं, शर्तें, ये हम पढ़ेंगे आज। तो एक शर्त जो हमने अभी तक पढ़ा है, इसका स्वरूप पढ़ा है, इसके सिद्धांत पढ़ा है, ये उन्हीं से रिलेटेड है, कुछ नया नहीं लगेगा, लेकिन ये अवधारणाओं के अंतर्गत आता है जो मैं आज बताने वाली हूँ या जो हम आज पढ़ने वाले हैं। तो अवधारणाओं में क्या आता है? एक तो द्विपक्षीय अवधारणा। द्विपक्षीय, जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, हम इसके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं। हर एक लेन देन के दो पक्ष होते हैं। इस अवधारणा के ऊपर ही लेखांकन में लेखे किए जाते हैं। तो किसी भी लेन देन में कितने पक्ष होते हैं? दो पक्ष होते हैं। एक को हम ऋणी करते हैं और एक को करते हैं धनी, और दोनों ही पक्षों का योग बराबर आना ज़रूरी है। अगर दोनों का योग बराबर नहीं आ रहा है, इसका मतलब हमने लेखांकन गलत किया है। तो लेखांकन की एक अवधारणा तो ये हो गई, क्या? द्विपक्षीय अवधारणा, जिसको कि हम दोहरा लेखा प्रणाली के ऊपर आधारित अवधारणा भी कहते हैं। और सबसे ज़्यादा प्रचलित यही प्रणाली है, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। सबसे ज़्यादा प्रचलित जो प्रणाली है वो है दोहरा लेखा प्रणाली। जो इसकी प्रणालियाँ थी उसमें मैंने आपको बताया था दोहरा लेखा प्रणाली के बारे में। तो सबसे ज़्यादा प्रचलित जो प्रणाली है वो कौन सी प्रणाली है? दोहरा लेखा प्रणाली, जिसमें कि ये माना जाता है कि हर एक लेखे के दो पक्ष होते ही होते हैं, और वो दोनों ही पक्ष, उनमें से किसी एक को ऋणी किया जाता है तो दूसरे को क्या करते हैं? हम धनी करते हैं। यानी कि एक ऋणी होगा तो दूसरा क्या होगा? धनी हो जाएगा। और ऋणी और धनी दोनों का ही बराबर आना ज़रूरी है। अगर किसी लेखे में हमने ऋणी को ज़्यादा चीज़ों को ऋणी किया है और किसी कम चीज़ को धनी किया है, तब भी हमारे ऋणी और धनी पक्ष का योग बराबर आएगा, क्योंकि जो उनकी अमाउंट है वो बिल्कुल बराबर होगी। जैसे कि अगर मैंने 1000 का लेखा किया, 1000 रुपये धनी किए, और उसके बदले में ऋणी मैंने कितने कर दिए? 500, फिर 200, फिर 300, टोटल 1000 है ना। वो भी यहाँ पे डिफरेंस नहीं आएगा, अमाउंट में बिल्कुल डिफरेंस नहीं आएगा। हाँ, चीज़ें ज़रूर ज़्यादा हो सकती हैं, लोगों के नाम ज़्यादा हो सकते हैं। मैंने 1000 10 लोगों में बांटे, तो 10 लोग अलग हो गए, एक मैं अलग, और वो 10 लोग अलग। वहाँ 10 है, मैं एक हूँ, लेकिन रुपए तो उतने ही मेरे पास से उतने ही जा रहे हैं जितने उनको मिल रहे हैं, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे काम करती है। चाहे आप लेखे ऋणी पक्ष में ज़्यादा कर दें और धनी में कम कर दें, या फिर धनी में ज़्यादा कर दें और ऋणी में कम कर दें, लेकिन योग दोनों पक्षों का बराबर ही आएगा। ये द्विपक्षीय अवधारणा कहती है। तो पहली अवधारणा इसकी क्या हो गई? द्विपक्षीय अवधारणा। हम लेखांकन की अवधारणाओं की बात कर रहे हैं। पहली अवधारणा मैंने आपको बताई, द्विपक्षीय अवधारणा। इसकी मोटी मोटी बात मैं लिख देती हूँ कि प्रत्येक लेन देन के दो पक्ष होते हैं, ये इसकी मान्यता है। तो द्विपक्षीय अवधारणा के अनुसार प्रत्येक लेन देन के दो पक्ष होते हैं, जिनमें से एक को ऋणी और एक को, यानी कि दूसरे को धनी। एक को अगर हम ऋणी कर रहे हैं तो उसको हम धनी नहीं करेंगे, उसको हम ऋणी ही रखेंगे, और जो उसका दूसरा पक्ष होगा उसको हम रखेंगे धनी। ठीक है। और इन दोनों पक्षों का योग भी बराबर होना चाहिए। यहाँ ठीक है, मैंने ये शॉर्ट में लिख दिया है। यहाँ पे ऋणी पक्ष का योग बराबर होना चाहिए धनी पक्ष के योग के। ठीक है, तो इतनी बात तो समझ में आई होगी। एक अवधारणा तो ये हो गई हमारी। एक अवधारणा होती है पृथक अस्तित्व की अवधारणा। पृथक यानी कि अलग, अस्तित्व
किसी चीज़ का अलग अस्तित्व होना। किसका अलग अस्तित्व? यहाँ व्यवसाय को एक अलग अस्तित्व के रूप में लिखा जाता है, रखा जाता है। यानी कि कोई भी लेखे जो हम करते हैं वो व्यवसाय से संबंधित ही होने चाहिए, अलग नहीं होने चाहिए। चाहे वो व्यवसाय से संबंधित किसी व्यक्ति के ही हो, चाहे वो व्यवसाय के हों, लेकिन उसका संबंधित सीधे सीधे व्यवसाय से होना चाहिए। अगर वो व्यवसाय से संबंधित नहीं है तो उनके लेखे अलग किए जाएंगे, क्योंकि उनका इफेक्ट हमारे व्यवसाय के ऊपर पड़ रहा है, तो उनके लेखे तो किए जाएंगे लेकिन अलग किए जाएंगे। जैसे कि हमारे व्यवसाय में जो भी लेखे होते हैं, कोई खर्चा हो रहा है, कोई आय हो रही है व्यवसाय की, तो वो व्यवसाय से संबंधित लेखे हैं। लेकिन अगर किसी व्यवसायी ने अपने व्यवसाय में से कोई संपत्ति अपने निजी कार्य के लिए निकाल ली है, अपने खुद के कार्य के लिए निकाल ली है, तो उसका जो हम लेखा करेंगे वो अलग करेंगे, वो व्यवसाय के लेखों से थोड़ा अलग करेंगे। तो व्यवसाय को एक पृथक अस्तित्व माना गया है। व्यवसाय में जो भी लेखे होते हैं, लेनदार से रिलेटेड हों या फिर स्वामी से रिलेटेड हों, किसी से भी रिलेटेड हों, वो अलग हैं और व्यवसाय के लेखे अलग हैं। ठीक है, ये इसकी पृथक अस्तित्व की अवधारणा है। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया इसमें तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो पृथक अस्तित्व की इसकी दूसरी अवधारणा मैं यहाँ लिख देती हूँ। तो इसके अनुसार व्यवसाय को हम अलग अस्तित्व मानते हैं। किससे? व्यवसाय के स्वामी से। व्यवसाय के स्वामी का अलग अस्तित्व है और व्यवसाय का एक अलग अस्तित्व है, हम ऐसा मान के चलते हैं। ठीक है, एक तो ये अवधारणा हो गई। और एक इसकी अवधारणा होती है निरंतरता की अवधारणा। यानी कि जब भी कोई व्यापारी अपना कोई व्यापार शुरू करता है, देखो कोई भी व्यक्ति कोई भी काम शुरू करता है तो उसका मानना ये रहता है कि ये काम लंबे समय तक चलेगा। कभी भी वो ये नहीं सोचता कि मैंने आज शुरू किया तो मैं कल ख़त्म कर दूंगा, या एक हफ्ते बाद, या एक महीने बाद, या एक साल बाद। उसकी कोई लिमिट नहीं रखता, वो सोचता है ये चलता ही रहेगा, है ना। कोई भी कहीं पे भी इन्वेस्ट करता है, उसको लाभ होता है तो वो सोचता है और लाभ, वो फिर इन्वेस्ट कर देगा। तो कोई भी व्यापारी जब व्यापार शुरू करता है उसका उद्देश्य होता है लाभ कमाना, और इस लाभ को वो ताउम्र कमाना चाहता है। तो कोई भी व्यवसाय जब भी किया जाता है, इस आशा के साथ किया जाता है कि ये दीर्घ काल तक, यानी बहुत लंबा चलेगा। हालांकि वो चले या ना चले वो बात की बात है, कभी कभी विपरीत परिस्थितियां हो जाती हैं और व्यापार को बंद करना पड़ता है। लेकिन अवधारणा ये है कि व्यापार हमारा बहुत लंबी अवधि तक निरंतर चलता रहेगा। तो इसको हम निरंतरता की अवधारणा कहते हैं। हालांकि निरंतरता की अवधारणा ये कहती है कि हमारा व्यवसाय बहुत लंबे समय तक चलेगा, लेकिन लेखा करने के लिए हम एक काल निश्चित कर देते हैं, या हम 6 महीने के बाद लेखा करते हैं, या 1 साल के बाद अपने सारे लेखों की जांच करते हैं। तो लेखा काल हम एक निश्चित जरूर कर देते हैं, क्योंकि हर एक व्यापारी ये तो जानना चाहता है कि हर साल मुझे कितना लाभ हुआ। कोई भी जानना चाहेगा, नॉर्मल सी बात है ना। तो हर व्यापारी ये तो जानना चाहता है कि मुझे कितना लाभ हुआ। इसके लिए वो एक काल निश्चित कर देता है, लेखा काल, जिसमें कि उसके सारे आय व्यय की जांच की जाएगी। तो ज़्यादातर ये 1 साल होता है। हर साल व्यापारी अपने व्यापार में कितना लाभ हुआ है ये जानने के लिए लेखों की जांच करता है, लेखे रखता है, अंतिम लेखे तैयार करता है। पर इससे व्यापार खत्म नहीं होता है, व्यापार चलता रहता है दीर्घकाल तक, जब तक कि कोई विपरीत परिस्थिति उत्पन्न नहीं हो जाती। जैसे व्यापार बहुत ज़्यादा घाटे में जाने लगता है, लाभ हो ही नहीं रहा है, दिवालिया हो जाता है व्यापारी। दिवालिया का मतलब उसके पास संपत्ति होती ही नहीं है अपने कर्जों को निपटाने के लिए, है ना। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन आ जाती है, या फिर उसकी कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको गैर कानूनी करार दे दिया जाता है, या सरकारी कोई ऐसा काम उसके खिलाफ हो जाता है जिसकी वजह से उसको अपना व्यापार बंद करना पड़ जाए। तो कोई भी विपरीत कंडीशन हो सकती है जिसकी वजह से उसे अपना व्यापार बंद करना पड़े। लेकिन अवधारणा ये है, और वो ये चाहता है, व्यापारी ये चाहता है कि उसका व्यापार लंबे समय तक चले। तो इसकी अवधारणा है निरंतरता की अवधारणा। ठीक है, तीसरी अवधारणा लिख देती हूँ।
ठीक है, तो ये है निरंतरता की अवधारणा, जो कि बताती है कि व्यापारी अपना व्यापार ये सोचकर प्रारंभ करता है कि ये दीर्घकाल तक चलेगा। तो ये अवधारणा ये कहती है कि कोई भी व्यापार दीर्घकाल तक चलेगा जब तक कि व्यापार में कोई भी विपरीत परिस्थिति उत्पन्न नहीं हो जाती है। ठीक है, ये हो गई हमारी 3 अवधारणाएं। इसके अलावा एक अवधारणा और है, और मतलब और भी बहुत सारी अवधारणाएं हैं, इसकी लगभग 8-9 अवधारणाएं हैं जिसके आधार पर हम लेखांकन करते हैं। तो एक अवधारणा ये है निरंतरता की अवधारणा। अब हम बात करते हैं मुद्रा मापक की अवधारणा। तो इसकी एक अवधारणा है मुद्रा मापक की अवधारणा, यानी कि व्यवसाय से रिलेटेड कोई भी व्यवहार जो मुद्रा में मापा जा सके, हम केवल उसी का लेखा करते हैं। हम पहले भी पढ़ चुके हैं, याद आ रहा होगा आई थिंक सबको, जो भी सुन रहे हैं मुझे पहले भी सुन चुके हैं, उनको याद आ रहा होगा कि हमने पहले भी ये पढ़ा है कि मुद्रा के रूप में ही हम लेखे करते हैं। तो कोई भी ऐसा व्यवहार जिसको हम मुद्रा के रूप में माप सकते हैं, हम उसी का लेखा व्यापार में करते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण इकाई है। मुद्रा मापन एक बहुत ही महत्वपूर्ण इकाई है। हालांकि इसमें बहुत सी चीज़ों को मिस कर दिया जाता है, जैसे कि अगर व्यवसाय में हड़ताल हो जाती है, व्यापार में हड़ताल हो जाती है, मजदूर हड़ताल कर देते हैं, तो इसका सीधा सीधा हमारे जो व्यापार की आर्थिक स्थिति है उसके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हमारी आय रुक जाती है उस हड़ताल की वजह से। मगर इस हड़ताल का कोई भी लेखा हम नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है, उनका लेखा करना जिससे कि हम मुद्रा में माप सकें। ठीक है, अगर हमारे व्यवसाय में कोई कर्मचारी बहुत ज़्यादा ईमानदार है जिसकी वजह से हमारा लाभ बढ़ता है, तो उसकी वजह से हमारा लाभ बढ़ रहा है ना, लेकिन हम उसको माप नहीं सकते मुद्रा में, उसकी ईमानदारी को मुद्रा में मापा नहीं जा सकता, तो उसका लेखा हम नहीं करेंगे। तो मुद्रा में हम केवल लेखांकन हम केवल उन्हीं चीज़ों का करते हैं जिसको कि हम मुद्रा में माप सकते हैं। तो ये एक इसकी कमी है कि हम हर चीज़ को मुद्रा में माप नहीं सकते, लेकिन उसके बावजूद लेखांकन की सबसे महत्वपूर्ण इकाई क्या है, मुद्रा मापन। ठीक है, तो इसकी एक अवधारणा यही है, मुद्रा मापन की अवधारणा, मुद्रा मापक की अवधारणा। ये मुद्रा में जिस चीज़ को मापता है उसी के लेखे करता है। ठीक है, इसको भी मैं नोट कर देती हूँ। ठीक है, तो ये बात सबको समझ में जहाँ तक है मुझे लगता है आ गई होगी कि कोई भी व्यवहार जिससे कि हम मुद्रा में माप सकते हैं। देखो, व्यापार अपना शुरू करता ही इसलिए है कि वो आर्थिक लाभ को कमा सके। तो वो लेखे भी वही रखता है जिसमें आर्थिक स्थिति हमें दिखाई पड़ती है, यानी कि वो लेखे जिनको कि हम मुद्रा में माप सकते हैं, तो वही लेखे हम इसमें रखते हैं। ठीक है, उन लेखों का हम इसमें कोई जिक्र नहीं करते, उन बातों का हम अपने लेखों में कोई भी जिक्र नहीं करते जो मुद्रा से संबंधित नहीं होती हैं। ठीक है, 4 अवधारणा तो हमारी ये हो गई। इसकी एक और अवधारणा ये है कि जो भी हम लेखे करते हैं उनकी जांच होनी चाहिए, बाहरी मापक होना चाहिए। मतलब कि जो भी लेखे हमने कि अगर हमारा व्यापार बड़ा है, हमारे लेन देन बहुत ज़्यादा होते हैं और हम लेखे रख रहे हैं अपने पास, लेखे रखेंगे ही, बिल्कुल रखेंगे, क्योंकि हमारे पास इतने ज़्यादा लेन देन हो रहे हैं कि उनको लिखने की ज़रूरत है। तो जब हमारे लेन देन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और हम उनके लेखे करना स्टार्ट करते हैं, छोटे व्यापार में भी अगर हम लेखे करते हैं, तो ये बहुत आवश्यक है कि हम उनकी जांच बाहरी रूप से करवाएं, क्योंकि ऐसी माप होनी चाहिए जो कि उसके पक्ष में कम रहे, उसके संबंध में कम रहे, जो कि इन सारे सौदों से संबंधित है। यानी कि कौन संबंधित होगा, वही ना जिसने व्यापार शुरू किया है, जो लाभ कमाने के उद्देश्य से व्यापार कर रहा है। तो बाहरी मापक इसमें ज़रूरी होता है। ऐसी इसकी अवधारणा है कि हमारे जितने भी लेखे हैं उन सबकी बाहरी मापक के द्वारा जांच की जानी चाहिए। जो छोटे व्यापारी हैं, जिनके यहाँ लेन देन कम है, उनको इसकी इतनी आवश्यकता नहीं है, वो ना करवाएं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो बड़े व्यापारी हैं, जिनके लेन देन ज़्यादा है, उनको बाहरी मापक की आवश्यकता होती ही है, उनको बाहरी मापन कराना आवश्यक कहा जाता है। तो ये किसकी अवधारणा है, बाहरी मापन की अवधारणा। ठीक है, इसको भी मैं नोट कर देती हूँ ये हटाकर।
अच्छा, ये जो हमारी बाहरी मापक की अवधारणा है, इसको हम सत्यापन की अवधारणा भी कहते हैं। सत्यापन से तो समझ में आ ही रहा होगा कि कोई भी व्यक्ति हमारे लेखों की जांच करके उनका सत्यापन कर रहा है ना, सत्यापन कर रहा है ना मापक। हाँ, कोई भी मापक है जो हमारे लेखों का सत्यापन कर रहा है, तो इसको हम सत्यापन की अवधारणा भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ मैं। ठीक है, तो ये है हमारी बाहरी मापक की अवधारणा, जिसको कि हम बोल सकते हैं सत्यापन की अवधारणा भी, क्योंकि इसमें हमारे लेखों का सत्यापन ही तो किया जाता है कि वो सही है या नहीं है। और जिस व्यापार में ज़्यादा लेन देन होते हैं उनको बाहरी मापक की आवश्यकता होती ही है, उनको बाहरी मापक का ही प्रयोग करना चाहिए, करते हैं, और ये आवश्यक है कि वो करें। लेकिन जो छोटे व्यवसायी हैं, एकल व्यवसायी हैं, वो अपने लेखों की जांच स्वयं कर सकते हैं। ठीक है, उनको ये आवश्यक नहीं है कि वो बाहरी मापक का प्रयोग करें। लेकिन जिनके ज़्यादा लेन देन हो रहे हैं, बड़ा व्यापार है, उनको बाहरी मापक की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक होती है पूंजी की अवधारणा। पूंजी की अवधारणा क्या है कि व्यापारी जब भी कोई व्यापार शुरू करता है तो व्यापार में वो एक पूंजी लगाता है। पूंजी में वो थोड़ी सी संपत्ति लगा सकता है या फिर वो रुपए लगा सकता है। जो भी वो चीज़ लगाता है व्यापार को शुरू करने के लिए, उसको हम पूंजी कहते हैं, चाहे वो संपत्ति हो कोई या फिर वो कोई रुपए हो, जो भी हो। ठीक है, अब व्यापार में जब भी कोई लाभ होता है तो उस लाभ को पूंजी में हस्तांतरित कर दिया जाता है। लेकिन जो संयुक्त पूंजी वाली कंपनियां होती हैं या फिर जिनका दायित्व सीमित होता है, उन कंपनियों को ये सारा जो भी लाभ होता है ये सीधे सीधे ये पूंजी में हस्तांतरित नहीं करते हैं। क्या करते हैं ये, इसको नियोजन में, लाभ हानि नियोजन खाते में हस्तांतरित कर देते हैं। और जब नियोजन हो जाता है उसके बाद जो लाभ बचता है हमारा, उसको फिर वो डाल देते हैं आर्थिक चिट्ठे में। ठीक है, तो ये पूंजी में हस्तांतरित नहीं करते। लेकिन इनके अलावा बाकी सब जितने भी व्यवसायी हैं वो सारे के सारे लोग क्या करते हैं कि जो भी हमारा लाभ होता है उसको पूंजी में हस्तांतरित कर देते हैं। जो भी हमारा व्यय होता है वो हम पूंजी में से निकालते हैं। ठीक है, तो पूंजी की इसमें एक अवधारणा है। पूंजी को एक अलग व्यक्ति के रूप में रखा जाता है, ये एक व्यक्तिगत खाते के रूप में रखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि व्यापार में जो पूंजी है वो व्यापार के लिए धन देती है, क्योंकि जो भी व्यापार में ज़रूरत पड़ती है वो हम कहाँ से निकालते हैं, पूंजी में से निकालते हैं। पूंजी हमने लगाई इसलिए है। ठीक है, इसलिए जो भी लाभ होता है वो भी हम कहाँ डालते हैं, पूंजी में डाल देते हैं। तो पूंजी को एक अलग व्यक्ति के रूप में देखा जाता है। यही इसकी अवधारणा है जिसको हम बोलते हैं पूंजी की अवधारणा। ठीक है, तो वो मैं यहाँ नोट कर देती हूँ। ठीक है, इसके लिए मैं इतना ही नोट कर देती हूँ। बाकी तो मैंने आपको बोल के बता ही दिया है पूंजी की अवधारणा के बारे में। पूंजी की अवधारणा के अलावा एक होती है लागत अवधारणा। लागत अवधारणा क्या होती है कि कंपनी में जो भी संपत्ति हम रखते हैं वो उसके लागत मूल्य पे रखते हैं। ठीक है, उसको जो भी हमारी संपत्ति है उसका जो लागत मूल्य जितने में वो ली गई है वही तो उसका लागत मूल्य है। तो उसके लागत मूल्य का ही लेखांकन किया जाता है और इसमें साथ में उसका स्थापना व्यय भी लिखा जाता है। लेकिन उस मूल्य में जो भी परिवर्तन आते रहते हैं साल में, उससे हमें कोई लेना देना नहीं होता है। अगर हमने आज संपत्ति 15,000 की खरीदी, कल को उसकी कीमत 10,000 हो गई तो हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हम उसका कौन सा लेखा, हम जो उसकी बाजार की कीमत है हम वो नहीं लिखते हैं अपने अकाउंट्स में। हम उसमें वो कीमत लिखते हैं जो उसकी लागत है, जिसमें कि उसको खरीदा गया है, वही तो उसकी लागत है। तो जो उसकी लागत है वही हम अपने लेखों में लिखते हैं। उसका बाजार मूल्य क्या है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। जो भी व्यापार की संपत्ति है उसके लागत मूल्य से हमें मतलब होता है। लेकिन
हर वर्ष इनके ऊपर ह्रास ज़रूर लगाया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि संपत्ति की जो उम्र है वो घटती जाती है। उम्र घटती है का मतलब उसका मूल्य भी घटता है। उम्र घटने का मतलब उसका एक लाइफ लिमिट होती है कि इस लाइफ तक इसको रहना है, इस संपत्ति को रहना है, उसके अकॉर्डिंग हम उसके मूल्य में कमी करते रहते हैं हर साल, जिसको कि हम ह्रास बोलते हैं। लेकिन जो मूल्य में उसके बाजार मूल्य में जो घटाव और बढ़ाव हो रहा है उससे हमें कोई लेना देना नहीं होता है। हम जो भी मूल्य इसका लिखते हैं वो कौन सा लिखते हैं, जो कि इसका लागत मूल्य होता है। इसके लिए हम एक फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। कौन सा फॉर्मूला होता है, लागत मूल्य बराबर हम क्या रखते हैं, लागत मूल्य यानी कि जितनी उसमें लागत लगी है वो प्लस उसका स्थापना व्यय, यानी कि जितने में उसको स्थापना कर जब हमने उसको लगाया तो उसमें जो व्यय आया उसको हम बोलते हैं स्थापना व्यय। तो हम इसमें कौन कौन सी चीज़ें रखते हैं, एक तो लागत मूल्य, प्लस इसमें रखते हैं स्थापना व्यय, प्लस वर्ष में होने वाली वृद्धि। इसमें जो वृद्धि होती है, बढ़ती है ना हमारी संपत्ति, उतनी नहीं रहेंगी, तो जितनी वृद्धि होगी वो भी हम इसमें रखेंगे लागत मूल्य में। तो वर्ष में होने वाली वृद्धि, और इसमें से घटाते क्या है, मैंने भी आपको बताया हर साल इसमें से ह्रास घटाया जाता है। तो हम इसमें से माइनस कर देते हैं वो ह्रास जो इस पे लगाया जाता है, जो इसमें से घटाना ही है हमको, जो कि इसमें हम कमी मानते हैं, जो कमी आ जाती है हर साल वो, ठीक है। और इसमें से हम घटाते हैं वर्ष में होने वाली बिक्री। ये इसका लागत मूल्य निकालने का फॉर्मूला है, जिसके बेस पर हम लागत लेखांकन करते हैं। ये लागत अवधारणा है, ठीक है। इसके बारे में मैं लिख देती हूँ। ठीक है, तो ये लागत मूल्य हो गया, लागत मूल्य प्लस स्थापना व्यय प्लस वर्ष में होने वाली वृद्धि। इसमें से माइनस कर देते हैं ह्रास और माइनस कर देते हैं बिक्री। माइनस का निशान मैं यहाँ लगा देती हूँ, ठीक है। दो चीज़ें माइनस हो रही हैं और तीन चीज़ें इसमें प्लस हो रही हैं, तब जाके हमारा लागत मूल्य निकल कर आ रहा है, ठीक है। ये हमारा हो गया लागत अवधारणा, ठीक है। इसके अलावा ये हमारी 7 अवधारणाएं हो गई। इसकी एक अवधारणा है एक रूपता की अवधारणा। एक रूपता की अवधारणा का मतलब ये है कि जो भी नियम हमने अपनाया है लेखांकन करने के लिए, वो नियम बार बार बदलना नहीं चाहिए। इसको मैं लिख देती हूँ, फिर समझाती हूँ। ठीक है, तो एक रूपता की जो अवधारणा है, इसके अनुसार लेखांकन की जो भी पद्धति हम अपनाते हैं, जैसे मैंने अभी हम लोगों ने जो पद्धतियाँ पढ़ी थी वो काफ़ी सारी पद्धतियाँ, 4 पद्धतियाँ हमने पढ़ी थी। भारतीय बही खाता प्रणाली जिसमें था, है ना, दोहरा लेखा प्रणाली था, एकहरा लेखा प्रणाली था। तो ये सारी जो पद्धतियाँ थी, ये सारी लेखांकन की तो पद्धतियाँ हैं। इनमें से जो भी हम यूज़ करते हैं हमें उसी का प्रयोग करते रहना चाहिए। जिस भी तरीके से हम अपने लेखे रखते हैं उसी तरीके से हमको अपने लेखे रखते रहना चाहिए, उसमें ज़्यादा परिवर्तन नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस साल हमें जो लाभ हुआ उसका कंपेयर हम अगले साल से करते हैं या पिछले साल से करते हैं, सॉरी, अगले साल जो होगा उसका हम इस साल से करेंगे या पिछले सारे सालों से करेंगे। तो उसमें वहाँ दिक्कत आ जाती है जब हमने अपने लेखों को अलग अलग तरीके से लिखा होता है। तो जब कभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है लेखों में परिवर्तन करने की, तरीक़ों में परिवर्तन करने की, उनके सिद्धांतों में परिवर्तन करने की, तभी करना चाहिए। ज़्यादा लेखों के सिद्धांतों में परिवर्तन हमको नहीं करना चाहिए। ये कहती है हमारी एक रूपता की अवधारणा, ठीक है। ये भी मैं लिख देती हूँ कि हमें ऐसा क्यों करना चाहिए।
ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं वसूली की अवधारणा। वसूली की अवधारणा कुछ सुना हुआ लग रहा है ना। वसूली हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। तो कोई भी आय जो जब तक कि वसूल नहीं हो जाती है हम उसको आय नहीं मानते हैं। ऐसा पढ़ा था ना हमने। कोई भी आय जो हमको वसूल नहीं हो जाती है तब तक वो हमारी आय नहीं है, तब तक हम उसका लेखा नहीं करते हैं। ठीक है, तो जैसे हमारे व्यवसाय में कोई भी ऐसी आय है जो कि हमें प्राप्त नहीं हुई है, या फिर जो भी व्यय हैं जिनका हमारी आय के ऊपर पूरा प्रभाव पड़ रहा है, उनका लेखा हम तब तक नहीं करते जब तक कि ऐसा हो नहीं जाता है। जैसे कि हमने व्यापार में उत्पादन किया, ठीक है, उत्पादन किया, हमने अपनी लागत लगाई 100 रुपये और हमने सोचा इसे मार्केट में कम से कम 200 का तो ज़रूर बिकना चाहिए, और हमने मान लिया कि 200 का तो बिकेगा और हमने लिख लिया। तो ऐसा हमें नहीं करना है जब तक कि वो हमें प्राप्त नहीं हो जाता है, यानी कि बिक नहीं जाता है। अब वो चाहे उधार बिके या फिर नकद में बिके। पिछले वीडियो में मैंने उधार की बात को नकार दिया था, लेकिन ऐसा नहीं है। आप उसको उधार बेचें या फिर उसको नकद बेचें, लेकिन वो बिकना चाहिए। जब वो बिक जाए तब समझें कि वो बिका है उस मूल्य पर जिस पर वो बिका है। ठीक है, तब हम उसका लेखांकन करेंगे अपने आय के रूप में। तो कोई भी लाभ तब तक लाभ नहीं है जब तक कि वो हमें प्राप्त नहीं हो जाता, या फिर यानी कि जो भी हमारा उत्पादन है वो बिक नहीं जाता। केवल उत्पादन करना ही हमारे लिए लाभ नहीं होता है। ठीक है, ये हमारी वसूली की अवधारणा कहती है। इसको मैं लिख देती हूँ। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी वसूली की अवधारणा। किसी भी आय को तब तक हम आय नहीं मानेंगे जब तक कि हमारी बिक्री नहीं हो जाती। केवल उत्पादन करना ही हमारा लाभ नहीं है। हमने मूल्य निर्धारित कर दिया, इस मूल्य पर तो बिकेगी ही बिकेगी, ऐसा मान के हम नहीं चलते हैं जब तक कि वो बिक नहीं जाती है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं प्रयत्नों और प्राप्तियों, या फिर जिसको हम बोल सकते हैं व्ययों और आयों के मिलान की अवधारणा। हम इनका मिलान करते हुए चलते हैं। क्या करते हैं, हमें उन सारे व्ययों को, उन सारी लागतों को अपनी प्राप्तियों में से घटा देना चाहिए जिससे हमने उस आय को प्राप्त किया है। ठीक है, तो जितनी भी आय हमको प्राप्त हुई है उस आय को अर्जित करने के लिए जितना भी हमने व्यय किया है उसको हम उसमें से घटा देते हैं। इस तरीके से हम इसका मिलान करते हैं। ये मिलान करना आवश्यक है, नहीं तो हम ये ज्ञात नहीं कर पाएंगे कि हमारे व्यापार में हमें कितना लाभ हुआ और कितनी हानि हुई। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें है ना, तो इसको मैं नोट कर देती हूँ। छोटा सा पॉइंट है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी प्रयत्न और प्राप्तियों अथवा लागत, जिसको कि हम व्यय भी बोलते हैं, और आय के मिलान की अवधारणा। हमको ये मिलान करना ज़रूरी है ताकि हम सही व्यापार की सही स्थिति को ज्ञात कर सकें। और इसके लिए हम क्या करते हैं, जितनी भी हमारी आय है उसमें से हम घटा देते हैं उन सारे व्ययों को, उन सारे लागतों को जिनका यूज़ हमने किया होता है उस लाभ को या फिर उस आय को प्राप्त करने के लिए, उसको अर्जित करने के लिए। ठीक है, इसके बाद इसी से मिलती जुलती एक अवधारणा है उपार्जन की अवधारणा। उपार्जन की अवधारणा, उपार्जन का क्या मतलब होता है, कोई भी व्यय या आय जिसको कि हमें भुगतान करना, मिलना था या फिर भुगतान करना था। आय है तो मिलेगी, लेकिन मिली नहीं है, मिलनी है। ठीक है, व्यय है तो चुकाना है, लेकिन चुकाया नहीं गया है मगर उसे चुकाना है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें जिनको कि करना है लेकिन हुई नहीं है अभी, उसको हम उपार्जन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारी जो आय इस वर्ष होनी थी वो हुई नहीं, अगले वर्ष होगी, तो उसका जो रिलेशन है वो तो इसी साल से है ना। तो हम उसको लाभ हानि को ज्ञात करने के लिए हम उसका लेखांकन करेंगे।
कोई भी व्यय जो हमको इस साल चुकाना था लेकिन हमने चुकाया नहीं, उसका संबंध तो इसी साल से है, उसका जो इफेक्ट पड़ रहा है वो इसी साल के लाभ पर पड़ रहा है ना, तो हम उसको अगले साल के लिए नहीं रखेंगे, इसी साल के लेखांकन में लिखेंगे। लेकिन कोई भी आय या व्यय जो अगले साल से संबंधित है और हमने इसी साल में कर दिया है, जैसे कोई भी व्यय है जो हमको अगले साल करना था, हमें पता था करना है अगले साल, तो हमने इसी साल कर दिया। पहले से किसी को 10,000 रुपये में अगले साल देने थे लेकिन हमने इसी साल दे दिया, हमने सोचा अगले साल के चक्कर में कौन पड़े, तो उसको हम शामिल नहीं करेंगे क्योंकि वो इस साल से संबंधित नहीं है, वो अगले साल से संबंधित है, अगले साल देखा जाएगा। तो ये होता है उपार्जन की अवधारणा। ठीक है, तो इसका जो तरीका है इसमें आय और व्यय को देखने का, तो क्या है, कुल आयों में से हम कुल व्ययों को घटाते हैं। वो आय चाहे अभी हमें प्राप्त हुई हो या ना हुई हो, वो व्यय चाहे हमने भी किए हो या नहीं किए हो, लेकिन इस साल से संबंधित है तो वो इस साल के हैं। लेकिन अगर वो अगले साल के हैं तो हम उसे इस साल नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो इनमें नकद आय में से नकद व्यय को नहीं घटाया जाता, कुल आय में से कुल व्ययों को घटाया जाता है। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि कुल व्यय में से कुल आय को घटाया जाता है अगर हानि की स्थिति है, तो नकद व्यय में से नकद आय को नहीं घटाया जाता है। ठीक है, इसको मैं लिख देती हूँ। ठीक है, तो उपार्जन की अवधारणा क्या कहती है कि हमें अपनी व्यापार की स्थिति को जानने के लिए कुल आय में से कुल व्यय को घटा देना चाहिए, ना कि नकद आय में से नकद व्यय को। यानी कि कुल अगर हमें हानि हो रही है तो उसका हम उल्टा करेंगे, ये तो हमें बाद में पता चलेगा ना, जो चीज़ ज़्यादा होगी उसमें से तो हम कम वाली चीज़ को घटाएंगे, अगर ज़्यादा व्यय हो रहे हैं तो उसमें से हम आय को घटाएंगे। लेकिन कोई भी व्यापारी ये चाहता नहीं है कि ऐसा हो, है ना, क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या होता है व्यापार शुरू करने का, कि हमें लाभ हो। लाभ होने के लिए क्या आवश्यकता है कि आय ज़्यादा हो व्ययों से। तो हम इसी चीज़ को लिख रहे हैं कि कुल आयों में से कुल व्ययों को घटाया जाता है, ना कि नकद आयों में से नकद व्ययों को। और वो कब के, इस साल से संबंधित, चालू वर्ष से संबंधित, ना कि अगले साल से संबंधित। ठीक है, तो ये हो गई हमारी उपार्जन की अवधारणा। इसके बाद हम बात करते हैं लेखा अवधि की अवधारणा। ये भी थोड़ा सुना हुआ सा लग रहा है ना, लेखा अवधि, एक टाइम लिमिट होना। अभी थोड़ी देर पहले भी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने, कि व्यापारी अपने व्यवसाय में लेखा की एक अवधि निश्चित कर देता है कि इस अवधि के लिए सारे लेखे रखे जाएंगे हमारे व्यापार में। ठीक है, तो ये जो लेखे रखने की अवधि होती है, इसी को हम कहते हैं लेखा अवधि की अवधारणा। ज़्यादातर ये 1 साल की होती है, कभी कभी ये 6 महीने की भी होती है, 3 महीने की भी होती है, मैक्सिमम ये 1 साल की होती है, और ज़्यादातर ये 1 साल की ही होती है। अधिक से अधिक 1 साल की होती है। मेरे ख्याल से मैंने तो अभी 2 साल या 3 साल या 6 साल नहीं सुने हैं, 1 साल ही सुने हैं अभी तक। तो हर साल हमारे व्यापार की क्या स्थिति है ये जाना जाता है। तो इसकी जो मैक्सिमम अवधि है वो ज़्यादातर 1 साल ही होती है, और मोस्टली 1 साल रहती है। लेकिन कभी कभी कुछ व्यापार में हर महीने या फिर हर 6 महीने के बाद या हर तिमाही हम इस बात को जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे व्यवसाय की क्या स्थिति चल रही है। जो व्यवसायी व्यापार स्टार्ट करता है उसके साथ में और भी लोग होते हैं, उसके मजदूर होते हैं, उसके कर्मचारी होते हैं। वो, अब कोई व्यापारी तो ये सोच के व्यापार स्टार्ट करता है ना कि उसका व्यापार दीर्घकाल तक चलेगा। दीर्घकाल तक चलेगा मतलब आप उसके लाभ को कब जानोगे, व्यापार के अंत में जानोगे, तो पता नहीं वो कब पता चलेगा हमको। लेकिन जो उसके व्यवसाय के साथ के लोग हैं वो क्या चाहते हैं कि अभी उनको पता चले कि व्यापार की स्थिति चल क्या रही है, ताकि इससे उनकी सैलरी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, या फिर आगे उनकी इनकम होने वाली है अच्छी कि नहीं होने वाली है, या फिर और उनको क्या करना चाहिए कि उनके लाभ में वृद्धि हो, इसके लिए कैसे वो योजना बनाएंगे। तो इसके लिए पता होना चाहिए कि इस समय हमारे व्यापार की क्या स्थिति चल रही है। इसलिए लगभग ऐसा हर साल किया जाता है कि अपने व्यापार के लेखे किए जाते हैं। लगभग नहीं, हमेशा ऐसा किया जाता है। लगभग मैंने इसलिए लगा दिया क्योंकि कुछ लोग 1 महीने भी निकालते हैं, कहीं कहीं पे 6 महीने की भी निकाली जाती है, कहीं पे 3 महीने की निकाली जाती है। तो मोस्टली ऐसा चलता है कि 1 साल
एक वर्ष निर्धारित कर दिया जाता है। हर साल हमें एक दिन निश्चित कर दिया जाता है। इस दिन हमको अपने सारे लेखे चाहिए। जो वित्तीय वर्ष है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, 31 मार्च को क्लोजिंग कर देते हैं और सारे जो लेखे हैं वो सब बंद कर देते हैं। तो ये 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है सर्कल हमारा, और ये चलता है हमारा 31 मार्च तक। कहीं कहीं पे ये 1 जनवरी से स्टार्ट होता है और चलता है 31 दिसंबर तक। ठीक है, तो ये उनकी अपनी तरीका है कि वो कब का डिसाइड करते हैं, लेकिन एक डिसाइड करके रखते हैं, एक लेखा अवधि डिसाइड करके रखते हैं, जिससे कि पता चलता है हर साल की उनके व्यवसाय की क्या स्थिति है, लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। लाभ हो रहा है तो कितना हो रहा है, हानि हो रही है तो कितनी हो रही है और क्यों हो रही है, और लाभ को बढ़ाने के लिए या लाभ को कमाने के लिए हमें और क्या करना चाहिए, कितना हमें अपना खर्चा बढ़ाना चाहिए, कितने हमें अपने खर्चों को रोकना चाहिए, किस चीज़ के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए। ये सारी की सारी चीज़ें कब क्लियर कर पाते हैं हम, जब हमें अपने व्यापार की सही आर्थिक स्थिति का इस समय जो चल रही है उसका ज्ञान होता है। इसलिए लेखा अवधि को डिसाइड किया जाता है। ठीक है, तो इसकी अवधारणा लेखा अवधि जो मैं लिख देती हूँ यहाँ। ठीक है, तो ये हो गई हमारी लेखा अवधि की अवधारणा, जो कि ज़्यादातर कितनी होती है, 1 वर्ष होती है। व्यवसायी 1 वर्ष ज़्यादातर निर्धारित करता है। क्यों निर्धारित करता है, क्योंकि उसको अपने व्यापार की वर्तमान स्थिति ज्ञात करनी होती है। इस समय क्या आर्थिक स्थिति चल रही है, कितना लाभ हो रहा है, कितनी हानि हो रही है, कितना लाभ और कमाया जा सकता है, इसके लिए फिर वो योजनाएं बनाता है ना। तो लेखा अवधि भी एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। तो इसकी एक अवधारणा है लेखा अवधि की अवधारणा। ये जो लेखे होते हैं ये साल भर चलते हैं, है ना। अगर 1 साल अवधि है तो, अगर 6 महीने है तो 6 महीने तक चलेंगे, फिर 6 महीने के बाद नए लेखे शुरू होंगे। तो ये लेखे की अवधि इस तरीके से कहलाई जाती है कि हमें 1 साल तक लेखे करते रहने हैं। ठीक है, हमने 1 वर्ष निर्धारित किया है, तो अब 1 साल तक लेखे करते रहने का मतलब ये नहीं कि 1 साल किए अगले साल खत्म। मतलब इस साल के लेखे इस साल किए जाएंगे और फिर अगले साल के नए तरीके से शुरू होंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारा व्यवसाय खत्म हो गया 1 साल के बाद। व्यवसाय तो हमारा दीर्घकाल तक चलेगा, पर हमारे लेखे साल के साल किए जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। तो ये तो सारी अवधारणाएं हो गई हमारी लेखांकन की। और कुछ छूट गया हो अगर आपको लगता है मुझे बताना चाहिए था, तो उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे लेखांकन की मान्यताओं की, इसकी परंपराओं की और इसके सिद्धांतों की सीमाओं की। आज का वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ सबको रुचिकर लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।